Good morning, students. Today's video is for class 7th, subject science, lesson number 16. Lesson name is Jal, प्राकृतिक स्रोत. Now let us read. जल जीवन के लिए अत्यंत आवश्यक है. मीन्स जल जो है जीवन के लिए बहुत आवश्यक है. पृथ्वी का लगभग 3/4 भाग जल से परिपूर्ण है. पृथ्वी पर मतलब 3/4 आपका जल है. यह प्रायः तालाबों, नदियों, झीलों आदि के रूप में प्राप्त होता है. मतलब जो जल है वो प्रायः तालाबों, नदियों, झीलों आदि के रूप में प्राप्त होता है. पृथ्वी के भीतर यह चट्टानों के मध्य उपस्थित होता है. पृथ्वी के भीतर जो आपके चट्टान है उसके बीच में यह उपस्थित होता है. सभी जीवित प्राणियों के लिए जल एक अत्यंत महत्वपूर्ण कारक है. जितने भी जीवित प्राणी हैं उसके लिए जल जो है वो अत्यंत महत्वपूर्ण कारक है. सभी जीव जंतु अथवा पेड़ पौधे तथा जानवर बड़ी मात्रा में जल को ग्रहण करते हैं. जितने भी जीव जंतु हैं या पेड़ पौधे हैं या जानवर जो हैं वो बड़ी मात्रा में जल को ग्रहण करते हैं, पीते हैं. मानव शरीर में लगभग 70% जल होता है. हमारा जो शरीर है उसमें 70% लगभग जल होता है. कितना जल उपलब्ध है? लगभग 71%. पृथ्वी का भाग जल से ढका हुआ है. जो आपका पृथ्वी है उसका जो भाग है लगभग 71% भाग जो है उसका पृथ्वी का भाग जल से ढका हुआ है. संपूर्ण जल का लगभग 94.4% भाग लवणीय जल. लवणीय जल का मतलब है कि समुद्री व सागरीय जल दोनों उसमें मिला होता है, उसको हम लवणीय जल कहते हैं. तो संपूर्ण जल का लगभग 94.4% लवणीय जल होता है. यह जल मानव के लिए उपयुक्त नहीं है. मतलब ये जो जल होते हैं ये मनुष्य के लिए मतलब हम लोगों के लिए उपयुक्त नहीं है. लगभग 0.006% जल ही पृथ्वी पर हमारे प्रयोग के लिए उपयुक्त हैं. मीन्स लगभग आपका 0.006% जो जल है वही पृथ्वी पर हमारे लिए उपयुक्त है. जल के उपयोग मतलब जल के क्या क्या उपयोग हैं. हमें रोज़ाना अपने कार्यों के लिए जल की आवश्यकता होती है. जैसे पीने के लिए, नहाने के लिए, धोने के लिए, खाना बनाने के लिए, घरों को साफ करने के लिए प्रयोग किया जाता है. हम रोज़ाना अपने कार्यों के लिए जल का इन सारे चीज़ों में यूज करते हैं. सेकंड है क्या उपयोग है. हमारे देश की लगभग 60% जनसंख्या अपनी जीविका कमाने के लिए कृषि पर निर्भर रहती है. मतलब हमारे देश की जो जनसंख्या है उसमें 60% जो जनसंख्या है वो अपनी जीविका को कमाने के लिए कृषि पर डिपेंडेंस है, कृषि पर निर्भर है. तो जैसे जनसंख्या बढ़ती जा रही है उसी तरह हमारी निर्भरता भी कृषि पर बढ़ती जा रही है. जैसे कि हम जानते हैं वर्षा का कोई निश्चित समय नहीं होता, इसलिए भारत में प्राप्त पूरे जल का लगभग 70% जल कृषि में प्रयोग किया जाता है. मतलब जो 70% जल है वो कृषि में प्रयोग किया जाता है, मतलब खेतों में सिंचाई करने के लिए. थर्ड नंबर, हमारे शरीर के आंतरिक क्रियाकलापों के लिए भी जल की आवश्यकता होती है. मतलब हमारे शरीर के अंदर जो भी एक्टिविटी होते हैं उसमें भी जल की अत्यंत आवश्यकता होती है. पेड़ पौधों की वृद्धि के लिए भी जल अत्यंत आवश्यक हैं. आपके पेड़ पौधे जो हैं उसमें भी जल की आवश्यकता होती है. पानी डालते हैं तो पेड़ आपके बढ़ते हैं, अपना भोजन बनाते हैं, तो उसके लिए भी जल जो है अत्यंत आवश्यक है. अधिकतर सभी औद्योगिक इकाइयों में भी जल की आवश्यकता होती है. जैसे पेपर मिल, केमिकल फैक्ट्री, रबड़ फैक्ट्री, पेट्रोलियम, उर्वरकों आदि. मतलब आपके खाद में पेपर मिल, केमिकल फैक्ट्री, रबड़ फैक्ट्री, पेट्रोलियम इन सब चीज़ों में भी आपके जल की आवश्यकता होती है. जल बहुत सारे पेड़ पौधों अथवा जानवरों को उनका घर प्रदान करता है. जल जो है बहुत सारे पेड़ पौधों को या जानवरों को उनका घर प्रदान करता है, मतलब उनको घर देता है. जल का प्रयोग विद्युत बनाने में भी किया जाता है. आपका जो इलेक्ट्रिसिटी बनाया जाता है
उसमें भी आपका जल का प्रयोग किया जाता है। जल के स्रोत मतलब कहाँ कहाँ से, सोर्स ऑफ वाटर मतलब जो स्रोत हैं कहाँ कहाँ से जल पाए जा सकते हैं। तो मुख्य रूप से जल के दो स्रोत हैं, भूतलीय जल और एक है भूमिगत जल। भूतलीय जल क्या होता है इसके बारे में पढ़ेंगे। वह जल जो पृथ्वी की सतह पर पाया जाता है भूतलीय जल कहलाता है। मतलब जो पृथ्वी के ऊपरी सतह पे होता है उसको भूतलीय जल कहा जाता है। यह 3 प्रकार का होता है, यह आपका 3 टाइप्स का होता है। पहला है वर्षा जल। वर्षा जल प्राकृतिक जल का सबसे शुद्ध रूप है। पहली बौछार में जल और अशुद्धियाँ मिली होती हैं। मतलब जो वर्षा जल होता है वो नेचुरल वे में आपका एकदम शुद्ध रूप होता है और पहली बौछार में जल और अशुद्धियाँ मिली होती हैं। दूसरा है नदी तथा झीलों का जल। तो नदी तथा झीलों में जल वर्षा तथा बर्फ के पिघलने के कारण आता है। जो नदी तथा झील में जल होते हैं वो वर्षा या फिर बर्फ जो पिघलता है उसके कारण आता है। इनके जल में रेत, चिकनी मिट्टी, लवण तथा अन्य घुलनशील अशुद्धियाँ होती हैं। मतलब उनके जल में रेत होता है, चिकनी मिट्टी मिला होता है, लवण भी मिला होता है और भी अन्य घुलनशील अशुद्धियाँ होती हैं जो नदी या झीलों में जल पाया जाता है उसमें। थर्ड आपका है समुद्री जल। धाराओं, नदी तथा झीलों का जल समुद्र में जाता है। जो धाराएं होती हैं, नदी तथा झीलों का जल जो होता है वो समुद्र में जाता है। समुद्री जल में तरह तरह के लवण तथा अन्य घुलनशील अशुद्धियाँ पाई जाती हैं। मतलब जो समुद्री जल है उसमें तरह तरह के मतलब अलग अलग प्रकार के लवण तथा अन्य घुलनशील अशुद्धियाँ पाई जाती हैं। इसी कारण यह जल नमकीन होता है। मतलब वो जो जल होता है वो नमकीन होता है। भूमिगत जल। वर्षा का वह जल जो भूमि के अंदर समा जाता है तथा वहीं इकट्ठा हो जाता है भूमिगत जल कहलाता है। मतलब जो भूमि के नीचे होता है अंदर, वर्षा का वह जल जो भूमि के अंदर समा जाता है। मतलब वर्षा होती है उसके बाद जो जल नीचे मिलता है वो जो भूमि के अंदर चला जाता है तो वो इकट्ठा हो जाता है एक जगह, उसी को भूमिगत जल कहते हैं। यह जल कुएं तथा नलकूपों द्वारा निकाला जाता है। आप फिगर में देख सकते हैं कुएं द्वारा निकाला जा रहा है, नलकूप है ये आपका, इसके द्वारा निकाला जा रहा है। वह जल जो भूमि के अंदर चट्टानों में एकत्रित हो जाता है वह दबाव के साथ भूमि की दरारों में से बाहर निकलता है। मतलब जो जल आपका भूमि के अंदर चट्टानों में एकत्रित हो जाता है वह दबाव के साथ भूमि की दरारों में से बाहर निकलता है। इस प्रकार निकले जल को फव्वारा कहते हैं। जो भूमि के नीचे से निकलता है उसको हम लोग फव्वारा कहते हैं, आप लोग देखे भी होंगे। जबकि वह जल जो चट्टानों के ऊपर एकत्रित होता है उसे कुएं का जल कहते हैं। मतलब जो चट्टानें हैं आपकी उसके ऊपर जो जल एकत्रित है उसको कुएं का जल कहते हैं। जल का संघटन मतलब कितने चीज़ों से ये मिलके बना होता है। तो जल एक यौगिक है, यह 2 तत्वों से मिलकर बना है। आपका यहाँ भौगिक दिया है, यौगिक होना चाहिए था। जल एक यौगिक है और यह 2 तत्वों से मिलकर बना है। जैसे कि 2 तत्व कौन कौन से हैं? पहला है हाइड्रोजन तथा दूसरा है ऑक्सीजन। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर आपका जो जल है वो बना होता है। द्रव्यमान में इनका अनुपात 1:8 है। जो उनका द्रव्यमान है उसमें जो इसका रेशियो लिया गया है वो 1:8 है तथा परिमाण में इनका अनुपात 2:1 है। जल की अवस्थाएं, जल की निम्न 3 अवस्थाएं होती हैं। पहला ठोस, दूसरा द्रव, तीसरा गैस। पहला देखेंगे ठोस अवस्था। 0 डिग्री सेंटीग्रेड या 0 डिग्री सेल्सियस तापमान पर जल बर्फ में बदल जाता है। मतलब जो आपका जल है वो बर्फ में बदलने के लिए उसका जो तापमान चाहिए होता है वो 0 डिग्री सेल्सियस चाहिए होता है। जल की ठोस अवस्था उत्तर ध्रुवीय मतलब अंटार्कटिक में एवं दक्षिण ध्रुवीय मतलब अंटार्कटिक महासागरों तथा पहाड़ों की चोटियों पर बर्फ के रूप में पाई जाती हैं। मतलब जल की जो ठोस अवस्था है ये उत्तर ध्रुवीय और दक्षिण ध्रुवीय महासागरों तथा पहाड़ों की चोटियों पर बर्फ के रूप में पाई जाती हैं। मतलब वहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। द्रव अवस्था, द्रवीय अवस्था महासागरों, झीलों, नदियों तथा तालाबों आदि में पाई जाती हैं। मतलब जल का जो लिक्विड फॉर्म है वो आपको महासागर, झील, नदी, तालाब आदि में देखने को मिलेगा।
थर्ड है गैस अवस्था। जल की गैसीय अवस्था वायुमंडल जलवाष्प के रूप में विद्यमान है। मतलब जो जल का गैसीय अवस्था है वो अपने वायुमंडल में आपका जलवाष्प के रूप में विद्यमान है, मतलब भाप के रूप में। जल की अवस्था में विनिमय, यह एक रोचक तथ्य है कि अलग अलग परिस्थितियों में जल की ये तीनों अवस्थाएं परिवर्तनीय हैं। जब कभी भी जल की अवस्था में परिवर्तन होता है तो इसके लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है। मतलब कभी भी जब जल की अवस्था में परिवर्तन होता है, मतलब जल आपका ठोस में बदले, द्रव में बदले, गैस में बदले, तो इसके लिए हमको ऊर्जा की आवश्यकता होती है। तो बर्फ़ आपका जल में बदल रहा है तो इसको गर्म करना पड़ता है, उसके बाद फिर ठंडा करके फिर जल में ये चेंज होता है, फिर जल को गर्म किया जाता है, फिर ठंडा किया जाता है, फिर जलवाष्प में ये चेंज होता है, मतलब भाप में। इसके बाद है जल चक्र। महासागरों एवं नदियों से जल वायुमंडल में पहुंचता है तथा वहां से यह पुनः वर्षा के रूप में पृथ्वी पर पहुंचता है। महासागर एवं नदियों से जल जो है वो वायुमंडल में पहुंचता है और वहां से फिर से वर्षा के रूप में पृथ्वी पर पहुंचता है। जल की यह प्रक्रिया जल चक्र कहलाती है। मतलब जो आपका महासागर है, नदी है, उससे जो जल होता है वो वायुमंडल में जाता है और फिर वायुमंडल से आपका पुनः वर्षा के रूप में पृथ्वी पर गिरता है और वही जो प्रक्रिया होती है उसी प्रक्रिया को जल चक्र कहते हैं। जल चक्र कार्यविधि महासागरों, समुद्रों, नदियों, तालाबों तथा झीलों आदि के जल के वाष्पीकरण पर निर्भर करती हैं। मतलब जो जल चक्र की कार्यविधि है वो महासागर, समुद्र, नदी, तालाब तथा झील आदि के जल के वाष्पीकरण पर निर्भर करती है। मतलब वाष्प के रूप में वो चेंज हो रहा है, उस पर निर्भर कर रहा है। यह वाष्पित जल वायुमंडल में मिलता है। जो भी आपका वाष्पित जल होता है, जो भाप बन के आपका चेंज हुआ होता है, वो वायुमंडल में मिलता है तथा बादलों के द्वारा वर्षा या बर्फ के रूप में नीचे आता है और बादल के द्वारा आपका वर्षा या बर्फ के रूप में नीचे आ जाता है। वर्षा का पानी समुद्रों, नदियों, झीलों, तालाबों में प्रवेश करता है और फिर वाष्पीकृत होता है। मतलब जो वर्षा का पानी है वो समुद्र, नदी, झील और तालाब में जाता है और फिर वाष्पीकृत हो जाता है, मतलब फिर भाप बनकर उड़ जाता है। इस प्रकार प्रकृति में जल चक्र चलता रहता है। मतलब ये जो भी प्रक्रिया है ये आपका चलता रहता है, जैसे आप इसमें फिगर में देख सकते हैं। इसके बाद है प्रकृति में जल का स्तर कम होने के कारण। तो पृथ्वी पर जल की मात्रा निश्चित है, मतलब आपका सर्टेन है कि इतना ही जल होता है पृथ्वी पर। कितना होता है आपका, आप पढ़ें 3/4 भाग, आपका 3/4 भाग जो है पृथ्वी पर जल से परिपूर्ण है। तो ये आपका पृथ्वी पर जो जल की मात्रा है वो निश्चित है तथा यह मात्रा समय समय पर अलग अलग जगह पर अलग होती है। मतलब हर समय आपका अलग अलग समय पर अलग अलग जगह पर अलग अलग होती है। प्रत्यक्ष रूप से हम अपने सभी कार्यों के लिए इसी जल पर निर्भर करते हैं। मतलब देखा जाए तो प्रत्यक्ष रूप से हम अपने सभी कार्यों के लिए इसी जल पर निर्भर करते हैं। जल का स्तर कम होने के कारण निम्नलिखित हैं। आपका क्या क्या कारण है कि जल का स्तर जो है वो कम होता जा रहा है। तो जनसंख्या का बढ़ना, काफ़ी जनसंख्या हो चुका है, इस वजह से भी जल का स्तर कम हो रहा है। प्रत्येक व्यक्ति द्वारा जल का प्रयोग करना, मतलब हर लोग प्रयोग करते हैं, एक एक व्यक्ति। अपशिष्टों को नष्ट करने के लिए जल की आवश्यकता, मतलब कुछ चीज़ों को नष्ट करना है उसके लिए जल की आवश्यकता हो रही है। जनसंख्या बढ़ने के कारण निर्माण कार्य अधिक होना, मतलब किसी चीज़ का निर्माण करना है तो जनसंख्या बढ़ने के कारण जो आपका निर्माण कार्य है वो अधिक हो चुका है, उसमें इस वजह से आपका जल स्तर कम हो रहा है। औद्योगिक इकाइयों का अधिक लगना, बढ़ती जनसंख्या से बढ़ती आवश्यकताओं के कारण कृषि उत्पादन अधिक होना। मतलब बढ़ती जनसंख्या है, आपका जनसंख्या ज़्यादा है तो ज़्यादा लोग यूज कर रहे हैं आपके पानी को, इस वजह से आपका जो जल का स्तर है वो कम होता जा रहा है। जल के भौतिक गुण, उसके फिजिकल क्वालिटी क्या होते हैं वो पढ़ेंगे। हम जानते हैं कि शुद्ध जल स्वाद रहित होता है। मतलब जो शुद्ध जल होता है उसमें स्वाद नहीं पाया जाता है, स्वाद रहित होता है। इसमें विलीन लवणों के कारण ही इसका एक विशिष्ट स्वाद होता है। मतलब इसमें कुछ लवण मिले होते हैं, उसकी वजह से इसका एक विशिष्ट स्वाद होता है। यह रंगहीन होता है।
मतलब इसमें रंग नहीं पाया जाता है, जल का कोई कलर नहीं होता है। अर्थात पारदर्शी, मतलब कि पारदर्शी होता है, हम उसके आर पार देख सकते हैं। जल अपने अंदर घुलनशील पदार्थों का रंग ग्रहण कर लेता है। मतलब जो जल है वो अपने अंदर घुलनशील पदार्थों का रंग ग्रहण कर लेता है। मतलब किसी अलग कलर का हम उसमें डालें तो वो किसी और कलर में चेंज हो जाता है, मतलब वो अलग कलर को अपने में ग्रहण कर लेता है। जल की पारदर्शी प्रकृति के कारण ही सूर्य का प्रकाश समुद्री पौधों तक पहुंचता है। जल की जो पारदर्शी प्रकृति है उसकी वजह से जो सूर्य का प्रकाश है वो समुद्री पौधों तक पहुंचता है तथा उन्हें प्रकाश संश्लेषण में सहायता प्रदान करता है। मतलब जो समुद्री पौधे हैं वहाँ तक पहुंचता है और उनको प्रकाश संश्लेषण में सहायता प्रदान करता है। चूँकि जल में से प्रकाश का प्रवाह हो सकता है, अतः हम जल के द्वारा लेंस भी बना सकते हैं। मतलब जल में से जो आपका प्रकाश है उसका प्रवाह हो सकता है, मतलब प्रकाश डाले जल पे तो वो आर पार चला जा सकता है। इस वजह से जो जल है उसके द्वारा हम लेंस भी बना सकते हैं, जो आपका उत्तल लेंस अवतल लेंस होता है। गलनांक एवं हिमांक बिंदु वह ताप जिस पर कोई पदार्थ ठोसीय अवस्था से पिघलकर द्रवीय अवस्था या कोई द्रव ठोसीय अवस्था ग्रहण करता है, उस पदार्थ का गलनांक या हिमांक बिंदु कहलाता है। मतलब ऐसा ताप जिस पर कोई पदार्थ ठोसीय अवस्था से पिघलकर, मतलब कोई पदार्थ है वो ठोस अवस्था में है और पिघलकर द्रव अवस्था या कोई द्रव ठोसीय अवस्था ग्रहण कर लिया तो वह ताप जो होता है वह उस पदार्थ का गलनांक या हिमांक बिंदु कहलाता है। किसी भी पदार्थ का गलनांक या हिमांक निश्चित होता है, मतलब सर्टेन होता है। जल के लिए यह 0 डिग्री सेल्सियस होता है। मतलब जो जल है आपका उसके लिए जो गलनांक या हिमांक बिंदु होता है वो 0 डिग्री सेल्सियस होता है। क्वथनांक वह ताप जिस पर कोई द्रव गैसीय अवस्था में परिवर्तित होने लगता है। मतलब ऐसा ताप जिस पर कोई द्रव है वो गैस में परिवर्तित होने लगता है, गैसीय अवस्था में, तो वह उस पदार्थ का क्वथनांक कहलाता है। तो उसको हम क्वथनांक कहते हैं। और जो जल का क्वथनांक होता है वो 100 डिग्री सेल्सियस होता है, मतलब 100 डिग्री सेल्सियस होता है। जीवन निर्वाह के लिए जल का महत्व, मतलब जीवन को जीने के लिए, निर्वाह करने के लिए जो जल का इम्पोर्टेंस है उसके बारे में पढ़ेंगे। हम जानते हैं कि बहुत से जलीय पौधे तथा जंतु समुद्रों, झीलों, नदियों एवं तालाबों आदि में वास करते हैं। हम जानते हैं कि बहुत से जलीय पौधे, जो भी आपके जलीय पौधे हैं या जंतु हैं, वो समुद्र, झील, नदी, तालाब आदि में रहते हैं, वास करते हैं। ये सभी जीवित रहने के लिए आवश्यक पोषक तत्व एवं ऑक्सीजन जल से ग्रहण करते हैं। मतलब उनको जो भी पोषक तत्व चाहिए होता है या ऑक्सीजन चाहिए होता है, जो भी आपके जलीय पौधे हैं या जंतु हैं, उनको अगर जीवित रहना है तो उनको पोषक तत्व और ऑक्सीजन जो मिलता है वो जल से ही मिलता है। जल सभी जीवों के लिए अनिवार्य घटक है। जो जल है आपका वो सभी जीवों के लिए एकदम कंपलसरी है, अनिवार्य घटक है। एक अनुमान के अनुसार मानव शरीर में भार की दृष्टि से लगभग 70% जल होता है। मतलब एक अनुमान के अनुसार, मतलब गेस किया गया है कि मानव शरीर में जो भार की दृष्टि है, मतलब भार की दृष्टि से, उसके वेट की दृष्टि से जो लगभग जो जल होता है उसके अंदर वो लगभग 70% होता है। ठीक इसी प्रकार अन्य सभी जीवों तथा पौधों में जल का एक मुख्य भाग के रूप में विद्यमान है। मतलब ठीक इसी तरह से जो अन्य सभी जीव हैं या पौधे हैं उनमें जो जल का एक मुख्य भाग है, जो जल है वो एक मुख्य भाग के रूप में विद्यमान है, उसमें निहित है। औसतन हम प्रतिदिन लगभग 4 से 5 बार पीने वाला जल चाय, कॉफ़ी, शीतल पेय, फलों तथा रस आदि के रूप में जल का सेवन करते हैं। जल हमारे शरीर में विभिन्न प्रकार से महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। मतलब जो भी जल है वो हमारे शरीर में अलग अलग तरह से महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। जल शारीरिक पाचन क्रिया में, रक्त में पोषक तत्वों के अवशोषण तथा शरीर के सभी भागों में उनके वितरण आदि में सहयोग करता है।
मतलब जो जल है वो शारीरिक पाचन क्रिया में, जो पाचन क्रिया होती है, हम खाना खाते हैं तो हमारे अंदर शरीर के जो पाचन क्रिया होती है उसमें रक्त में पोषक तत्वों के अवशोषण और तथा शरीर के सभी भागों में उनके वितरण आदि में सहयोग करता है। यह शरीर का ताप बनाए रखने में भी सहायता करता है। मतलब जो हमारे शरीर का टेम्परेचर है उसको एक मतलब निश्चित बनाए रखने के लिए भी वो सहायता करता है। बीजों के अंकुरण तथा पौधों की वृद्धि के लिए भी जल अनिवार्य है। बीजों को अंकुरित होना तथा पौधों का बढ़ना, उसकी वृद्धि के लिए भी जो जल है वो अत्यंत आवश्यक है। तो यहाँ पे आपका चैप्टर समाप्त होता है और अब हम लोग एक्सरसाइज करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ओके, थैंक यू।